हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम है हमारे एक नए सेशन में, एक नए चैप्टर में। आज का जो हमारा चैप्टर है इट इज़ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 2 यूनिट फर्स्ट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमारे आरंभ बैच का ये एक नया लेक्चर है, तो सभी जितने भी बच्चे हमारे साथ जो है ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, हमारे जितने भी लेक्चर्स आज तक हुए हैं वो देख चुके हैं, उन बच्चों को मैं एक बार फिर से वेलकम कहना चाहूँगा। और जितने भी बच्चे नए हैं जो हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों का वेलकम। और जो बच्चे अभी टारगेट कर रहे हैं नीट 2027 के लिए, उनके लिए ये जो बैच है मुफीद बैच रहेगा, उनके लिए फ़ायदेमंद बैच रहेगा। उनको यहाँ से अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ाया जाएगा। और अगर कहीं पर आपको डाउट रहता है ड्यूरिंग द लेक्चर तो आप जो है ना आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना लेक्चर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है। बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि इसको डिवाइस करने वाले जो है दोज आर साइंटिस्ट्स। बिल्कुल उन्हें जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं उसके मुताबिक हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है। एज मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, पहले ही चैप्टर में बताया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों करना होता है, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर सके इन स्पेसिफिक ग्रुप्स। हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या वी कैन से कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको पढ़ना जो है ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जितने भी अभी तक हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं, जिनको हमने डिस्कवर किया हुआ है, उनको कैटेगराइज करेंगे। प्लांट्स को प्लांट्स की ग्रुप्स में रखेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल टाइप है उनको एनिमल ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में या बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो पहले हम डिफिनीशन देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है, अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल्स हो, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं या सब ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। और वो जो उनकी अरेंजमेंट है कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखेंगे, क्या इसको प्लांट ग्रुप में रखेंगे, क्या इसको एनिमल ग्रुप में रखेंगे, या किसी और ग्रुप में रखेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन कि इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटी क्या है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपने जो है डिस्कवर किया और उसकी सिमिलैरिटी मिल रही है एनिमल्स के साथ, तो आप कोशिश ये करते हो कि उसको कहाँ पर अरेंज किया जाए, एनिमल ग्रुप्स में, क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स है वो किसके साथ मिलते हैं, एनिमल्स के साथ। सो इट डिपेंड्स अपॉन सिमिलैरिटी, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन डिफरेंसेस कितनी है, कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, पहले आप क्या देखते हो कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स किसके साथ मिल रहे हैं, किस ग्रुप के साथ, और किस ग्रुप के साथ नहीं मिल रहे हैं। तो उसके साथ तो नहीं रखना है ना, क्योंकि उसके साथ नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी आप देखते हो कि सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है। थर्ड, आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हो कि इसका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि आप देखते हो कि एंसेस्ट्री जो है ये किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुआ है, कौन सा इसका जो पहले ज़माने में क्लोजेस्ट एंसेस्टर है, तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्हीं के साथ अरेंज किया जाए या उनके करीब अरेंज किया जाए। उसके लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें फिलहाल आपको याद रखनी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है जब आप क्लासिफाई करते हो डिफरेंट ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में, ठीक है, वो किसके बेसिस पर, सिमिलैरिटी के बेसिस पर, डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर। और चौथा चीज़ आप क्या इसमें देखते हो, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फैसिलिटेट देयर आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी, मतलब जो कॉमन इनके दरमियान कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, किस लिए आप ये सारा चीज़ करते हो, इसलिए करते हैं ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करना आसान हो जाए,
उनको आइडेंटिफाई करना, उनको नॉमेनक्लेचर देना, नामकरण करना वो आसान हो जाए। इसलिए आप क्या करते हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करना अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग सब ग्रुप्स में, ठीक है। और किस पर बेस्ड होता है ये ग्रुपिंग, एक तो सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, और इनके दरमियान कॉमन कैरेक्टर्स क्या है। क्यों करते हो आप ये, क्यों हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई और स्टडी करने में आसान हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि जो फॉर एग्जाम्पल आपके पास बुक्स होती है, ठीक है, और आप बुक्स को क्या करते हो, अरेंज करते हो डिफरेंट कैटेगरीज में इन द लाइब्रेरी। आपके पास लाइब्रेरी है, फिर उस लाइब्रेरी में आप अलग अलग शेल्फ रखते हो या अलग अलग जो है अलमीरा रखते हो डिफरेंट बुक्स के लिए। एक अलमीरा आपने इंग्लिश बुक्स के लिए रखा, एक अलमीरा आपने साइंस की किताबों के लिए रखा, तीसरा अलमीरा आपने मैथ की बुक्स के लिए रखा। फिर उसमें आप अलग अलग शेल्व्स रखते हो, क्लास फर्स्ट की इंग्लिश अलग, क्लास सेकंड की इंग्लिश अलग, क्लास थर्ड की इंग्लिश अलग। क्यों ऐसा करना होता है, ताकि जब आपको ये बुक स्टडी करनी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक पढ़नी है, तो आप जाएंगे सीधे जो क्लास सेकंड जो हमारा अलमीरा इंग्लिश अलमीरा है वहाँ पर जाएंगे। उसमें आप देखेंगे जो सेकंड शेल्व होगा, ठीक है, जहाँ पर आपने लिखा होगा कि इसमें आपकी क्लास सेकंड की जो है कोई इंग्लिश बुक मिलेगी जो आपको ज़रूरत है, तो वो आपको वहाँ पर मिलेगी। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, टाइम जो है ना वो बचेगा, ठीक है, और आपके एफर्ट्स भी बचेंगे वो बुक ढूंढने में। उसी तरीके से क्यों आप उस शेल्फ में इंग्लिश को रखते हो उस सेकंड की क्लास में, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश बुक की सिमिलैरिटी सेकंड क्लास के साथ मिलती है। और क्यों वहाँ पर इंग्लिश बुक फॉर एग्जांपल आप ग्रामर रख रहे हो या कोई और इंग्लिश की टेक्स्ट रख रहे हो, क्योंकि उनके दरमियान सिमिलैरिटी है। या बाकी जो वहाँ पर इंग्लिश बुक्स है क्यों एक ही शेल्फ में आप उस शेल्फ में रख रहे हो, क्योंकि उनके दरमियान सिमिलैरिटी है, वो क्लास सेकंड की है और वो इंग्लिश बुक्स है, ठीक है। तो इसीलिए आप उस शेल्फ में रखते हो, ठीक है। क्यों आपने फर्स्ट शेल्फ में क्लास फर्स्ट की रखी और क्लास सेकंड में शेल्फ सेकंड में क्लास सेकंड की रखी, क्योंकि वो डिफरेंट बुक्स हैं। शेल्फ फर्स्ट में आप रखोगे फॉर एग्जांपल क्लास फर्स्ट की इंग्लिश बुक्स, और शेल्फ सेकंड में इस अलमीरा में आप रखोगे क्लास सेकंड की बुक्स। क्यों रखते हो, क्योंकि इनमें डिफरेंसेस हैं, इसीलिए अलग अलग कैटेगरीज में। क्यों इकट्ठे रखते हो कुछ बुक्स, क्योंकि उनके दरमियान सिमिलैरिटी। क्यों ऐसा करते हो, ताकि हमें इजी टू स्टडी यानी स्टडी करने में इजी हो जाए और उनको फाइंड करने में एफर्ट हमारा कम लग जाए, ठीक है। और यहाँ पर अब इसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, उनको अरेंज करना, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना, उनको नॉमेनक्लेचर देना आपके लिए इजी हो जाए, इसलिए आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हो, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हो कैटेगरीज में, ग्रुप्स में, on the basis of their similarity, differences, evolutionary relationship और common characters। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, और मैंगो प्लांट है, ठीक है, ह्यूमन एंड मैंगो। अब देखते हैं हम ह्यूमंस को कैटेगराइज कैसे करते हैं। पहले तो आप क्या करोगे, पहले आप इसमें कैरेक्टर्स देखते हो कि इसके कैरेक्टर्स एनिमल्स के साथ मिलते हैं, तो आप किस किंगडम में रखोगे, किंगडम एनिमल्स में। उसके बाद किस फाइलम के साथ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, कॉर्डेटा, इसको कॉर्डेटा में रखा, क्योंकि आपको पता है कॉर्डेट्स में किन को रखते हैं, जिनके पास नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, डॉर्सल नर्व्स ये होता है उनके पास, ठीक है, नर्व कॉर्ड, नोटो कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड होता है डॉर्सल टू नोटो कॉर्ड, ठीक है। तो इसलिए हमने कॉर्डेटा में रखा। उसके बाद क्लास मेमलिया में रखा, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेमल्स के साथ मिलते हैं। फिर ऑर्डर कौन सा, प्राइमेट्स। क्यों करते हो, क्यों प्राइमेट्स में रखते हैं, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्राइमेट्स के साथ मिलते हैं। फिर फैमिली होमिनिडिया, जीनस होमो एंड स्पीशीज जो है सेपियंस। क्यों ऐसे आपने ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज किया, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स जो है किंगडम एनिमल्स के साथ मिलते हैं। फिर फाइलम कॉर्डेटा, फिर क्लास मैमलिया, इसी तरीके से स्पीशीज ले। फिर हम देखते हैं मैंगो। मैंगो के कैरेक्टर्स, मैंगो प्लांट के या मैंगो ट्री के जब हम कैरेक्टर्स देखते हैं तो इसके कैरेक्टर्स प्लांट किंगडम के साथ मिलते हैं, उसमें भी एंजियोस्पर्म्स के साथ, ठीक है। फिर ये एक डाइकोटिलीडॉन है तो क्लास डाइकोटिलीडॉनिया में आएगा। ऑर्डर सेपेंडेल्स और फैमिली एनाकॉर्डेशिया, ठीक है।
और जीनस मैंगीफेरा या मेंजीफेरा, उसके बाद स्पीशीज इंडिका। इसीलिए हम कैटेगराइज करते हैं ताकि आपको देखिए, जब आप देखते हो कि मैंगो क्या है, प्लांट, तो एक तो एनिमल्स को आपने छोड़ दिया क्योंकि अब मैंगो क्या है, प्लांट है, तो प्लांट्स के कैरेक्टर्स इसमें होंगे। फिर एंजियोस्पर्म्स, फिर आप देखते हो डाइकोटिलेडॉन है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है डाइकोटिलेडॉन्स के साथ मिलता है। तो इसीलिए हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन की कौन सी सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और कॉमन कैरेक्टर्स क्या क्या है। अब हम क्यों करते हैं, अब एडवांटेजेस क्या है, साथ साथ में आप पॉइंट्स को नोट करेंगे, अपनी नोटबुक साथ साथ में आप बनाएंगे। अब हमें देखना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर फर्स्ट, इजी आइडेंटिफिकेशन। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आप क्लासिफाई करते हो, फिर उसका नामकरण करना कितना इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। जब आप उसके कैरेक्टर्स को पढ़ते हो, आप देखते हो इसके एनिमल्स के साथ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, फिर उन एनिमल्स में फॉर एग्जांपल इसके जो है कॉर्डेट्स के साथ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, फिर क्लास मैमल्स के साथ मिलता है, ठीक है। तो इजी आपके लिए हो जाता है इसको आइडेंटिफाई, इस प्लांट को देखना, इस एनिमल को देखना अमंग द डिफरेंट, जो आपके पास एक मेगा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा आपके पास जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढूंढना जो है ना क्लासिफिकेशन के ज़रिए आपको जो है ईजी हो जाता है। नंबर सेकंड, आप इसी क्लासिफिकेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी को भी स्टडी करते हैं। जब आप क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हो, फिर आपको डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलती हैं। सो बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना आपके लिए ईजी हो जाता है बाय क्लासिफिकेशन। नंबर थर्ड, इससे क्या होता है क्लासिफिकेशन से, क्योंकि क्लासिफिकेशन में आप इवोल्यूशनरी बेसिस पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हो, कैटेगराइज, तो इससे आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कितना किसके साथ मिलता है, कॉमन एंसेस्ट्री क्या रही है, ठीक है। तो जब आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हो तो उससे आपको जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो उससे आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी मिलती है। नंबर फोर, प्रिडिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। जो अननोन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिडिक्ट करना भी आपके लिए ईजी होता है थ्रू क्लासिफिकेशन। नंबर फिफ्थ, इट प्रोवाइड्स ए यूनिवर्सल सिस्टम। क्लासिफिकेशन ही आपको एक ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हो, नामकरण करते हो, ठीक है। दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द क्लासिफिकेशन। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो आप क्या करते हो, फिर आप एक यूनिवर्सल सिस्टम आपके पास है जिससे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम करते हो। आपने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, उसको जो है अभी तक वो क्लासिफाई नहीं हुआ था, तो उसको फिर नाम आप देते हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हो, आइडेंटिफाई करते हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी, ये सभी चीज़ें आप देखते हो, फिर जाके आप उसका एक नाम देते हो। एज वी नो कि साइंटिफिक नेम में दो, एक तो जीनस और स्पीशीज नेम होता है। अब हम देखेंगे, चलो जी ठीक है, हमने मान लिया कि अब हमें क्या करना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है। क्या जब से इंसान ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, कैटेगराइज किया, क्या ये तब से लेकर आज तक सेम है या इसमें कोई चेंज आई? देखिए, जैसे हर एक चीज़ जो है ना, अभी तक अगर हम देखेंगे, पास्ट में जाएंगे तो हर एक चीज़ में हमें चेंजेस देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, पहले हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, ठीक है, कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते थे। उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन्स में चेंज आ गया, ठीक है, स्क्रीन अलग और कीपैड अलग, ठीक है। फिर थोड़ा सा और चेंजेस आ गई, एंड्रॉयड फ़ोन्स आने लगे। उसके बाद आज हम देख रहे हैं AI जनरेटेड, या वी कैन से AI जिनको हेल्प करता है, यानी AI फ़ोन्स आज आपके पास है। पहले कीपैड फ़ोन्स थे जिनमें नेट भी नहीं चलता था, इंटरनेट भी नहीं चलता था। फिर बाद में थोड़ा सा जो है फ़ोन्स में और चेंज आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे फ़ोन्स या हमारे गैजेट्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, इनमें चेंजेस आ गई, क्योंकि आपको जो है ज़्यादा नॉलेज में इंक्रीज़ हो गया, नॉलेज में इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन्स भी मॉडिफाई जो है चेंज होते रहे। इसी तरीके से जो आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी सेम नहीं रही है, उसमें भी चेंजेस वक्तन फ़वक्तन आई है, डिफरेंट टाइम्स पर चेंजेस आई है। क्यों आई है, क्यों हमें चेंजेस लानी पड़ी? क्योंकि ह्यूमन नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज चेंज हुई है। पहले साइंटिफिक नॉलेज कम थी, फिर बाद में धीरे धीरे साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज़ हुई।
अब साइंटिफिक नॉलेज कैसे इंक्रीज हो? साइंटिफिक नॉलेज, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ किए, ठीक है। जब पहले हम देखेंगे, पहले माइक्रोस्कोप ही नहीं था, फिर बाद में माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिस्कवर होने लगी, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ने लगी। जब आपकी नॉलेज बढ़ने लगी तो उससे आपने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन में भी चेंजेस आती रही। पहले लिमिटेड नॉलेज थी, फिर नॉलेज और इंक्रीज हुई, तो अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन को भी चेंज किया। इसी तरीके से आप क्या देखते हो, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जो कोशिश की है वो एरिस्टोटल ने की है। एज वी नो, एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद लीनियस ने भी एक क्लासिफिकेशन दे दी। आगे हम पढ़ेंगे सभी इन क्लासिफिकेशंस को, एरिस्टोटल ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद विठाकर आए, उन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन दे दी। और अभी जो करंट वाली क्लासिफिकेशन है वो वूज की है, WOESE, वूज, ठीक है। पहले एरिस्टोटल, उसके बाद लीनियस, उसके बाद विठाकर, उसके बाद वूज। अब क्वेश्चन वही, क्यों हमने चेंज की क्लासिफिकेशन को, पहले एरिस्टोटल फिर लीनियस ने क्यों दी? क्योंकि नॉलेज लिमिटेड थी, नॉलेज इंक्रीज होती गई, ठीक है। जो ओल्डर सिस्टम्स थे, चाहे वो एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन, लीनियस है, विठाकर की क्लासिफिकेशन, जो अभी आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी में डिटेल्ड हमें पढ़नी है, इन सभी में कुछ ना कुछ जो है खामियां थी, तो उन खामियों को दूर करने के लिए नई क्लासिफिकेशंस आती रही, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको याद रखना होगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है एरिस्टोटल ने दी, उसके बाद लीनियस, विठाकर, वू, बीच में भी कुछ जो है क्लासिफिकेशंस आई, जैसे कि कोपलैंड ने दी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, अब इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कौन कौन सी चेंजेस क्लासिफिकेशन में आ गई। जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज होती रही, जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज होती रही, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी प्रपोज किए गए डिफरेंट टाइम्स पर, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज हुई। क्यों साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज हुई? क्योंकि एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी, पहले नेकड आई से हम देखते थे चीज़ों को, फिर आपका जो है माइक्रोस्कोप जो है इन्वेंट हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जितनी जितनी आपकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती गई, उतनी आपकी जो बायोलॉजिकल नॉलेज है, वर्ल्ड की नॉलेज है, वो इंक्रीज होती रही, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज होती रही और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट जो है आ गए आपके पास डिफरेंट टाइम्स पर। सबसे पहले जो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन थी, उसे नाम दिया जाता था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद सेकंड, नेचुरल सिस्टम ऑफ, थर्ड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर्थ, किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशन, एंड फिफ्थ इज डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या डोमेन बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये 5 क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी। फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशन, एंड फिफ्थ डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है? देखिए, ये वो क्लासिफिकेशन है जो बेस्ड होती है ऑन ए फ्यू इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है, इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करते हो ऑन द बेसिस आपके उनके जो ऑब्जर्वेबल, जो कि इजिली आप अपनी आंखों से कैरेक्टर्स को देखोगे, उन कैरेक्टर्स की बिना पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो कि आप नेकड आई से देख सकते हो। उस बिना पर जब आप वो कैरेक्टर्स देखते हो, फिर आपको लगता है कि ये कैरेक्टर्स जो है इस ऑर्गेनिज्म में है और ये कैरेक्टर्स इस ऑर्गेनिज्म में नहीं है, इनको अलग अलग हम करेंगे क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी, इनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो कुछ ही कैरेक्टर्स के बिना पर, जो कि इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बिना पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हो। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें आप नेचुरल या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर ही नहीं करते। ये सबसे पहले कदीम हम कहेंगे, सबसे पास्ट वाली जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं करते थे, इसमें सिर्फ आप इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को जो है कंसिडर करते थे। देखिए, कौन कौन से कैरेक्टर्स हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर करते हैं। नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन वन आर फ्यू कैरेक्टर्स,
एक या एक से दो चार कैरेक्टर्स पर डिपेंडेंट ये क्लासिफिकेशन थी। सिंपल एंड इजी टू यूज़, इस क्लासिफिकेशन को करना सिंपल था और इजी टू यूज़ था। ठीक है। डू नॉट रिफ्लेक्ट, इसमें कोई भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपको नहीं मिलती है इस वाली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में नहीं मिलते हैं, कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में ऑर्गेनिज्म्स को, उनको भी एक ही ग्रुप में जो है क्लासिफाई किया गया है। क्योंकि आपको मॉर्फोलॉजी से लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म्स एक जैसे हैं, लेकिन जब हम डिटेल्ड वे में देखते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक जैसे नहीं होते। अब आपने क्यों उनको एक ही कैटेगरी में क्लासिफाई किया? क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो आपकी क्लासिफाई करने की जो नॉलेज थी, दैट वाज लिमिटेड, दैट वाज बेस्ड अपॉन फ्यू आर वन आर फ्यू ऑब्जर्वेबल, जो आप अपनी आंखों से देख सकते थे। उसके बिना पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने क्या किया, प्लांट्स को फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आपने कहा कि प्लांट्स को तीन कैटेगरीज हम करेंगे, तीन ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे। कुछ प्लांट्स को हम हर्ब्स कहेंगे, कुछ को श्रब्स और कुछ को ट्रीज। हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट होता है, और श्रब्स में आपने उन प्लांट्स को रखा जिनका स्टेम थोड़ा वुडी है और वो जो है अगर उसको आप बेंड करोगे तो वो बेंड भी होता है और उनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती। और ट्रीज में आपने हार्ड वुडी प्लांट्स को रखा जो हाइट में भी बड़े होते हैं। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब लिमिटेशन क्या है, क्या खामियां रही इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की? आप साथ साथ में बच्चों पॉइंट्स को नोट करो अपनी नोटबुक में। ठीक है, इन चीज़ों को याद भी आपको करना है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है, नंबर फर्स्ट, एज वी नो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कोई भी कंसेप्ट इसने कंसिडर ही नहीं किया, इग्नोर किया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को यूज किया गया। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जिनकी डिफरेंट ऑरिजिन्स थे उनको एक ही ग्रुप में उनको एक ही ग्रुप में रखा गया, क्योंकि उनका ऑरिजिन डिफरेंट था लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी मिल रही थी, तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मिल रहे थे तो उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया। ये नहीं देखा कि इनका जो ऑरिजिन है वो डिफरेंट है। तो ये एक नेचुरल सिस्टम नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो कि सिर्फ कैरेक्टर्स के बिना पर आपने क्लासिफिकेशन। अब सेकंड क्लासिफिकेशन जो है दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन ये ग्रुपिंग करता है ऑर्गेनिजम्स की बाय कंसिडरिंग। यहाँ पर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं, यहाँ पर आप मॉर्फोलॉजी को भी देखते हो। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैसे हैं, उस बिना पर आप ग्रुपिंग करते हो। और एनाटमी को भी देखते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसा है। एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बनने लगता है उसके जो डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस होते हैं उनको स्टडी करते हो। फिजियोलॉजी को स्टडी करते हो, डिफरेंट रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है उनको भी स्टडी, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप इंक्लूड करते हो। और रिप्रोडक्शन को भी आप क्या करते हो, इसमें इंक्लूड करते हो। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जब इंक्लूड करते हो और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल में सिर्फ आप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते थे, सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को जो है देखकर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगराइजेशन करते हो। लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये वाइडन हो गए, ये ब्रॉड हो गए। यहाँ पर आपने मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन के को भी इंक्लूड करके आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो अगर हम अब देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपने सेवरल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया और आर्टिफिशियल में फ्यू कैरेक्टर्स को आपने इंक्लूड किया। इट रिफ्लेक्ट्स नेचुरल सिमिलैरिटी, यहाँ पर आपको क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, नेचुरल सिमिलैरिटी, यानी आपको दिख रहा है कि ये जो इनमें है नेचुरली सिमिलर है। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिविटी, जब ये सिमिलर होंगी तब जाके आप लिविंग किसी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखोगे, जब उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन जो है सिमिलर हो। मोर एक्यूरेट होती हैं ये देन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल ये ज़्यादा एक्यूरेट होगी क्योंकि इसमें आप ज़्यादा कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हो, इसमें आप एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन को भी क्या करते हो, इंक्लूड। अब कुछ लिमिटेशन इसकी भी है, क्योंकि हमने कहा
तभी नई क्लासिफिकेशंस बनी, जब पुरानी क्लासिफिकेशन में कोई लिमिटेशन थी। और वो लिमिटेशन जब आप किस चीज़ से आपने दूर की, जब आपको ज़्यादा नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज हासिल हुई ड्यू टू डिफरेंट इन्वेंशन। ठीक है, अब लिमिटेशन कौन कौन सी रही नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? कंसिडर्स मेनली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, जहाँ पर भी आप ऑब्जर्वेबल करेक्टर ही कंसिडर करते, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या कोई भी लेवल की क्लास, ये जो करेक्टर्स हैं वो ऑब्जर्वेबल अगर हैं, आपने वही इसमें कंसिडर किए। वाइल गिविंग लिमिटेड इंपॉर्टेंस टू मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक वेरिएंट, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर या जेनेटिक लेवल पर जो है फीचर्स हैं, उनको आप इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। डू नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट, यहाँ पर भी जो है इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिकली एक्यूरेट सिस्टम ये भी नहीं है। ठीक है, जिसे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। नंबर थर्ड, ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर एडेप्टेशन, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी एडेप्टेशन सिमिलर है, उनको ग्रुपिंग वो मे बी ग्रुप टुगेदर, उन वो जो है कभी कभार हमने एक ही ग्रुप में डाल दी। सिमिलर एडेप्टेशन का मतलब, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके पास विंग्स है। मिसाल के तौर पर हमने बटरफ्लाई लिया, ठीक है, और उस बटरफ्लाई के पास क्या है, विंग्स। आपने एक बर्ड भी देखा, इसके पास भी क्या है, विंग्स। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन दोनों को हमने एक ही ग्रुप में रखा। फॉर एग्जांपल बर्ड ग्रुप, ये दोनों में क्या है, विंग्स है। ठीक है, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन किस बिना पर की थी, एडाप्टेशन। दोनों जो है फ्लाई करते हैं, हवा में फ्लाई करते हैं, दोनों के पास एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स मतलब इसके पास भी विंग्स हैं, इसके पास भी विंग्स, लेकिन काम तो ये एक ही जैसा करते हैं, काम तो ये एक ही जैसा करते हैं, यानी हवा में उड़ने का काम करते हैं। ये विंग्स इनको हवा में उड़ाने में जो है ना हेल्प करती है। लेकिन जब हम देखते हैं बटरफ्लाई की जो विंग्स होती है, बटरफ्लाई की जो विंग्स होती है वो कहाँ से बनती है? जो बटरफ्लाई का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, उस बटरफ्लाई की बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन होता है, और उसी एक्सोस्केलेटन की एक्सटेंशन होती है ये विंग्स बटरफ्लाई में। लेकिन जो बर्ड में विंग्स होती है वो मॉडिफाइड फोर लिम्ब्स होती है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, दोनों में डेवलपमेंटल डिफरेंस है। विंग्स की बात मैं कर रहा हूँ। बटरफ्लाई में जो विंग्स है वो एक्सोस्केलेटन से बनती है, वो एक्सोस्केलेटन की होती है। वाइल एज बर्ड्स में जो विंग्स है वो फोर लिम्स होती है, उसमें क्या होता है, उसमें बोन्स होती है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, एम्ब्रियोलॉजिकली अलग है, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, बट अगर हम फंक्शनली देखें, फंक्शनली वो सेम है। तो हमने क्या कहा, हमने देखा बटरफ्लाई भी उड़ रहा है, इसके पास भी विंग्स है, और बर्ड भी उड़ रहा है, इसके पास भी विंग्स है, दोनों को हमने बर्ड ग्रुप में रखा। मैं फॉर एग्जाम्पल कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों जो है, अगर हम इवोल्यूशनरी ऑरिजिन देखें, दोनों अलग अलग जो है एनिमल्स हैं। जो हमारा बर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बर्ड कोई है, उसके कैरेक्टर्स बर्ड ग्रुप्स के साथ, बर्ड्स के साथ मिलता है, एव्स के साथ मिलता है। वाइल एज जो बटरफ्लाई है, जब हम बटरफ्लाई को स्टडी करते हैं, ये एक आर्थ्रोपोडन है, ये एक इंसेक्ट है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये जो लिमिटेशंस है, इनको दूर करने के लिए बाद में बाकी क्लासिफिकेशंस भी आने लगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की और एक लिमिटेशन, लेस इफेक्टिव इन डिटरमाइनिंग कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी अब 2 4 5 6 10 ऑर्गेनिज्म आपके पास है, इनकी क्या कॉमन एंसेस्ट्री है, ये कहाँ से आए हैं, इनके जो है परदादा दादा कौन रहे हैं, ये डिटरमाइन करने में भी आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये उतना इफेक्टिव नहीं है। इट बिकेम इन एडवोकेट एंड विद एडवांसमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, जो जो मॉलिकुलर बायोलॉजी में डेवलपमेंट्स होने लगी, तो हमें ये देखने को मिला कि जो आपकी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये उतनी अच्छी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर रही है। जब हमने मॉलिकुलर लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा, ठीक है, जो जो आपकी मॉलिकुलर लेवल की जो नॉलेज है वो बढ़ी, या बायोकेमिस्ट्री की जो नॉलेज है वो बढ़ गई, या डीएनए सीक्वेंसिंग जब हमने देखा, तो हमने क्या देखा, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी उतनी एडवोकेट नहीं है, उतनी काफ़ी नहीं है, इसमें भी हमें लिमिटेशंस देखने को। फिलहाल हमने 2 क्लासिफिकेशंस पढ़ ली, एक तो हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ ली और नेचुरल क्लास। अब हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन।
ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होती है इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यू और वन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, वाइल एज नेचुरल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पर आपके कैरेक्टर जो है ना एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर्स, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स को कंसिडर करके क्लासिफाई करते हैं। नंबर सेकंड डिफरेंस, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होती है डजंट रिफ्लेक्ट नेचुरल रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल यहाँ से पूरी हमें ये जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो पूरी तरीके से जो नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट होती हैं, देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ज़्यादा कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में बिल्कुल इग्नोर की गई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इग्नोर की गई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम कहेंगे गिव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, थोड़ा सा रिलेशनशिप है लेकिन यहाँ पर भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इग्नोर किया गया। ये सिंपल है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और इसको यूज़ करना ईजी रहता है। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन ज़्यादा साइंटिफिक एंड मोर रिलायबल है देन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लेस एक्यूरेट होती है, उतनी भी एक्यूरेट नहीं होती, थोड़ी सी एक्यूरेट होती है, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आप कभी कभार अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में रखते, ठीक है, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स विद मनी शेयर्ड कैरेक्टर्स टुगेदर, आप उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखते हो जिनके बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलते हो, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जो कि आर्टिफिशियल है, इसमें आपका हर्ब्स, प्लांट्स को क्लासिफाई करना हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज में। ठीक है, और क्लासिफिकेशन बेस्ड जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसकी एग्जांपल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मल्टीपल मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। आई होप कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन तो आप आंसर कर पाएंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन में और चेंजेस आने लगी और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन से एडवांस्ड क्लासिफिकेशन आई दैट वाज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लास। फाइलोजेनेटिक मींस कि जहां पर आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर करते हो बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के कैरेक्टर्स को भी कंसिडर करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो। ऐसी क्लासिफिकेशन को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये अरेंज करता है ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग, इसके बिना पर अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए, बी, सी एंड डी, ये 4 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए एंड बी आपस में 50% रिलेटेड है। ठीक है, बी एंड सी जो है, बी एंड सी भी आपस में क्या है, रिलेटेड है 50%। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ए और बी को इस तरीके से आप दिखा सकते हो क्योंकि ये आपस में जो है कॉमन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, 50% ये फॉर एग्जांपल रिलेटेड है। फिर आपका सी कितना रिलेटेड है ए के साथ, 25%, सी को इधर रखेंगे। फिर आप कहेंगे कि ए बी और सी जो है आपस में कितने परसेंट मिल रहे हैं, 25%। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ए बी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एज कम्पेयर टू सी। इसी तरीके से डी, ठीक है, यहाँ पर आप डी एंड सी जो है, डी एंड सी आर 50% आपस में मिल रहे हैं, लेकिन सी एंड डी इसके साथ ए एंड बी के साथ 25% मिल रहे हैं। तो आप इस तरीके से एंसेस्ट्री और इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। यहाँ पर आप फॉसिल्स का यूज़ करते हो, फॉसिल मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था पुराने ज़माने में, अब वो मौजूद नहीं है,
उसका कोई आपको निशान मिल रहा है एज फॉसिल। एज फॉसिल मतलब किसी सेडिमेंट्री रॉक में उसका आपको मिल रहा है, कोई क्लू उसका मिल रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉसिल। या मॉलिक्यूलर फीचर्स भी आप यहाँ पर कंसिडर करते हो, यूज़ करते हो फॉसिल्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक एविडेंस, ठीक है। यहाँ पर आप क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को आप एक ही साथ ग्रुपिंग करते हो, जो इवोल्यूशनरी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हो उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे हमें समझ में आया कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है। यहाँ पर आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है इनकी ग्रुपिंग की ऑन द बेस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशन एंड कॉमन एंसेस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वेल्स हैं जो कि समंदर में रहती है, इनको आप मैमल्स के साथ ग्रुप करते हो, मतलब ग्रुपिंग करते हो, इनको आप मैमल्स के साथ रखते हो। क्यों? क्योंकि इनके करेक्टर्स, इनकी एंसेस्ट्री वो किसके साथ मिलती है? इनकी एंसेस्ट्री इवोल्यूशनरी दे आर रिलेटेड टू मैमल्स, ठीक है। इनको आप फिशेस के साथ कंसिडर नहीं करते हो, वेल्स को आप मैमल्स के साथ ग्रुपिंग करते हो, वाइल एज वेल्स आर नॉट ग्रुप्ड विद फिशेस। क्यों? क्योंकि दे इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन मैमलियन एंसेस्टर। क्योंकि वेल्स कहाँ से इवॉल्व हुई है? एक कॉमन मैमलियन एंसेस्टर से, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए ये आपके पास ह्यूमन और चैंपियंजी है, ठीक है। दे आर मोर रिलेटेड टू ईच अदर एज कम्पेयर टू गोरिल्ला, काउ, डॉल्फिन, ठीक है। तो इनको आपने एक ही जगह आप देख रहे हो, यहाँ पर आपने इनको ग्रुपिंग की है क्योंकि इनका कॉमन एंसेस्टर है ह्यूमन एंड चैंपियंजी। फिर ह्यूमन एंड चैंपियंजी का जो कॉमन एंसेस्टर था, इनका और गोरिल्ला का कॉमन एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल द थ्री होमिनिडिया, यानी ह्यूमन, चैंपियंजी एंड गोरिल्ला का यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर। उसके बाद इस होमिनिडिया का काउज के साथ एंसेस्टर मिलता है, ठीक है। तो अगर अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में देखें तो काउज पहले बनी, ठीक है, इस एंसेस्टर से, और इसी एंसेस्टर से ये होमिनिडिया वाला एंसेस्टर भी बना, ठीक है। तो वह हम ये भी कह सकते हैं ह्यूमंस एंड काउज दे आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड, लेकिन उतनी भी रिलेटेड नहीं है जितना गोरिल्ला और ह्यूमंस है। और गोरिल्ला इवोल्यूशनरी हमसे ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू चैंपियंजी। चैंपियंजी हमारे नज़दीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डॉल्फिन एक फिश है, वेल भी एक फिश है, दोनों का जो कॉमन एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर एक ही था इनका, ठीक है, इनका एक ही एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? मैमल्स हैं। दोनों जो है कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल मैमल्स जो है वो यहाँ पर है, यहाँ से आपकी वेल्स भी बनी और यहीं से आपके जो है बाकी ये जो ह्यूमन, चैंपियंजी, गोरिल्ला, इनका भी एंसेस्टर यहीं से आया, काउज का भी, ठीक है। तो ये जो कॉमन एंसेस्टर है ये खुद इवॉल्व हुआ है कहाँ से? कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर्स। इस तरीके से आप क्या करते हो? आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करते हो। वेल्स जो है, वेल्स क्लोजली रिलेटेड है टू डॉल्फिन देन टू एनी फिश, बिल्कुल इवोल्यूशनरी वे में अगर हम देखेंगे। देयरफॉर वेल इज क्लासिफाइड इन क्लास मैमलिया नॉट इन फिश, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स है वो किसके साथ, इवोल्यूशनरी भी किसके साथ मिलती है? जो है मैमल्स के साथ। और अगर आप इसके कैरेक्टर्स भी देखोगे वो मैमल्स के साथ मिलते हैं। वेल्स भी क्या करती है? अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसके भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। अगर हम मैमल्स के देखेंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, इनके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे और भी कैरेक्टर, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक एनालॉजी आप देख सकते हो कि पुरानी क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल पहले हम लोगों को ऑन द बेस ऑफ क्लॉथ्स जो है ना डिफ्रेंशिएट करते थे कि कौन किस्म के जो क्लॉथ्स पहने हुए हैं, अकॉर्डिंगली आप जो है ह्यूमन बींग्स को क्लासीफाई करते हो कि ये जो है इसका नाम ए है, इसका नाम। लेकिन अब आप जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, अब डीएनए के बेसिस पर आप जो है ह्यूमन्स को क्लासीफाई कर, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, बाकी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो मतलब कैसे एवोल्यूशन हुआ है डिफरेंट क्लासिफिकेशन। पहले आप जो क्लासिफिकेशन थी उसमें आप डायरेक्टली जो आपकी आँख से करेक्टरिस्टिक्स दिखते थे उस पर आप क्लासीफाई करते। बाद में लाइट माइक्रोस्कोप आया, फिर आपने सेल थ्योरी दे दी, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, फिर ऑर्गेनेलीज जो सेल्स में थी वो डिस्कवर होने लगी क्योंकि पावर ऑफ रेजोल्यूशन भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गई, फिर आपने डीएनए और आरएनए का कंसेप्ट भी दे दिया। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि एरिस्टोटल थे जिन्होंने क्या दिया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आराम से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एरिस्टोटल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन।
इट वाज द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, ये पहली मतलब क्लासिफिकेशन थी जहाँ पर आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को ग्रुपिंग की अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते थे उनको एरिस्टोटल ने एक्वेटिक कहा, कुछ जो ज़मीन पर रहते थे उनको टेरेस्ट्रियल कहा, और जो हवा में रहते थे उनको एरियल कहा, यानी जो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हैबिटाट एरिस्टोटल ने लिविंग एनिमल्स को क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू हैबिटाट। अगर कोई पानी में रह रहा है उसको एक्वेटिक कहा, अगर कोई ज़मीन पर रह रहा है, खुश्की पर रह रहा है, उसको टेरेस्ट्रियल कहा, और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हवा में उड़ रहा है तो एरियल कहा। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो एरिस्टोटल है उसने क्लासीफाई करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड, क्या रेड ब्लड प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पर भी एरिस्टोटल ने, जो कि फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहलाते हैं एरिस्टोटल, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू हैबिटाट भी, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट भी डिफरेंशिएट या क्लासीफाई करने की कोशिश की, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। एनिमल्स जिनके पास ब्लड था विद ब्लड उनको कहा गया एनीमिया, ENAIMA, ENAIMA, और वो जिनके पास ब्लड नहीं था उनको एनीमिया कहा, ANAIMA। ठीक है बच्चों, इन्होंने जो है बिल्कुल एनाटॉमी, एवोल्यूशन और एम्ब्रियोलॉजी को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बाकी चीज़ें भी इन्होंने कंसिडर नहीं की, तो वी कैन से इट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को जो है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, मिसाल के तौर पर प्लांट्स को एरिस्टोटल ने ही कुछ को ट्रीज कहा, कुछ को श्रब्स कहा और कुछ को हर्ब्स कहा। ये एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में पहले क्लासीफाई किया, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। एनिमल्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि ब्लड है कि नहीं है, एनीमिया यानी विद रेड ब्लड सेल्स या ब्लड विद रेड ब्लड, और एनीमिया विद आउट रेड। ठीक है, तो जो एरिस्टोटल है इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं था, इंटरनल एनाटॉमी को इन्होंने कंसिडर नहीं किया, सेल स्ट्रक्चर भी इन्होंने इग्नोर किया। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन। उसके बाद थियोफ्रेस्टस जो थे, जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, ये स्टूडेंट थे एरिस्टोटल के। इन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को ऑन द बेस ऑफ एक्सटर्नल हैबिटाट्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस, प्लांट्स कैसे दिखते हैं, और हैबिटाट के बिना पर इन्होंने भी प्लांट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया। इन्होंने फॉर एग्जांपल हर्ब, श्रब और ट्री, ये वर्ड्स इन्होंने भी यूज़ किए। फॉर एग्जांपल वीट को हर्ब में रखा गया, रोज़ को श्रब में, और मैंगो एज ए ट्री क्लासीफाई किया गया। तो इन्होंने भी जो है बाकी कैरेक्टर्स को मेंशन नहीं किया, उनको कंसिडर नहीं। उसके बाद फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड किंगडम बेस्ड, जहां पर हमने किंगडम बनाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग किंगडम्स किए, और किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। एक ऐसा सिस्टम है इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड, जहां पर हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है उनकी ग्रुपिंग की डिफरेंट किंगडम्स में। ठीक है, और ये किस बिना पर हमने की, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, कि फॉर एग्जांपल सेल कौन सी है, किस टाइप की सेल है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसी है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इस बिना पर जो हमने क्लासिफिकेशन की दैट इज कॉल्ड किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशन। सेल टाइप मतलब क्या सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, क्या सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, इस बिना पर हमने क्या किया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है उनको प्रोकैरियोटिक ग्रुप में रखा, और यूकैरियोटिक वाली सेल्स को यूकैरियोटिक ग्रुप्स में रखा गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बिना पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया, सेल टाइप कौन सी है, यानी प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, इस बिना पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई। सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अगर आपके पास अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या इसके पास एक सेल है, क्या ये एक सेल का बना है,
या एक से ज़्यादा सेल्स का बना है। ठीक है, अगर एक सेल का है तो आप इसे कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर ये एक से ज़्यादा सेल्स का बना है तो आप क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस बिना पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल, क्या ये खुद अपना फूड बनाता है, क्या ये ऑटोट्रॉफिक है, या ये डिपेंडेंट है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए, क्या ये हेटेरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक। रिप्रोडक्शन, क्या इसमें रिप्रोडक्शन सेक्चुअल है या एसेक्चुअल। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए। इस बिना पर जो ये जो हमारी किंगडम बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो इन कैरेक्टर्स को जो है मेंशन करके, इन कैरेक्टर्स को पढ़ के जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करती है डिफरेंट किंगडम्स में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास किंगडम प्लांटिया है। अब प्लांटिया में कौन से सेल टाइप्स होंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगी, अकॉर्डिंगली जब आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाओगे जो प्लांट किंगडम के साथ मिलते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ पर क्लासिफाई करो, प्लांट्स के साथ। इसी तरीके से किंगडम एनिमीलिया, ठीक है, जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी सेल टाइप, सेल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के साथ मिलती है, उनको एनिमल्स के साथ रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट नंबर ऑफ किंगडम्स, जो डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दी है ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम्स, ईयर और कौन सी क्लासिफिकेशन दी गई। कारोलस लीनियस जो थे इन्होंने 1758 में 2 किंगडम क्लास, किंगडम एनिमीलिया एंड किंगडम प्लांटिया, आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिर आए अर्नेस्ट हेकल जिन्होंने 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर आए हर्बर्ट कूपलैंड जिन्होंने 1956 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर आर.एच. विठाकर जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद वूज भी जो है उन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन दी, उसका डेट शायद 1996 है, आगे देखेंगे। ठीक है, उन्होंने जो है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, डोमेन 3 डोमेन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो वो क्लासिफिकेशन उन्होंने दे दी, आगे हम पढ़ेंगे। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे कि जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन दे दी, उन्होंने कौन कौन से किंगडम्स दिए, फिर उनकी जो क्या लिमिटेशन रही, फिर अर्नेस्ट हेकल की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, हर्बर्ट कोपलैंड की क्लासिफिकेशन और विठाकर की, फिर वूज की भी क्लासिफिकेशन देख लेंगे, और फिर हम W.H. विठाकर की जो क्लासिफिकेशन है इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों का एक बार फिर सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और ये मोर देन सफिशेंट है आपके नीट के लिए। ठीक है, इस टॉपिक से। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। कल हमारा आरंभ बैच जो है 1.0 इसका इसी टॉपिक के रिलेटेड, इसी चैप्टर के रिलेटेड सेकंड लेक्चर कल होगा। ठीक है, तो साथ में आप नोटबुक बनाइए। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए, रिवाइक्यूज़ को भी आप ट्राई कीजिए और देखिए कहाँ पर अगर आपको कहीं पर जो है चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं और मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जहाँ पर भी आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है बच्चों, और आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक छोटी सी फैमिली है, इसको बड़ा बनाना आपका काम है और यहाँ से मैं मेहनत करूँगा, लेकिन आपको मुझसे ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है नीट 2027 वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप पास करने चाहिए। ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप देख लीजिए, लेकिन बायोलॉजी की गारंटी आप मुझ पे छोड़िए। ठीक है, PYQ सेशन भी हम बीच बीच में लाएंगे, लेकिन आपकी सजेशंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।